नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 8 की। और इस चैप्टर का नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन या सूर्यातप क्या होता है, और इसमें वेरिएबिलिटी या परिवर्तनशीलता किस प्रकार पाई जाती है, हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्म होता है और ठंडा होता है, और पृथ्वी हमारी किस तरह से पार्थिव विकिरण करती है। पार्थिव विकिरण और सूर्यातप के ही क्रम में देखेंगे कि हमारे पृथ्वी का हीट बजट या एनर्जी बैलेंस क्या होता है, और इसी में हम समझेंगे कि तापमान और इसका पृथ्वी पे वितरण किस प्रकार का है, कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और तापमान का इन्वर्जन या व्युत्क्रमण क्या होता है। तो जो पहले टॉपिक है हमारा सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन को सूर्यातप या इंसोलेशन कहा जाता है। और इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है, उस ऊर्जा को सूर्यातप कहा जाता है। और ये ऊर्जा सूर्य के बाह्य भाग या फोटोस्फीयर से निकलती है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग, इसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर से ये फोटॉन के रूप में जो एनर्जी बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य से ऊर्जा चारों तरफ निकलती रहती है, और इस ऊर्जा का 1/2 अरबवां हिस्सा 1/2 बिलियन पार्ट पृथ्वी रिसीव करती है। और ये इतना छोटा सा अमाउंट भी पृथ्वी पे सभी प्रकार के जैव तंत्रों, पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए उपयुक्त होता है, और इसीलिए हमारे पृथ्वी पे लाइफ है। तो ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, और इसके पहुंचने की मात्रा वायुमंडल के ऊपरी भाग में, ये हमारा एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट है, यहाँ पे 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर एरिया में और पर मिनट, इस रेट से ये पृथ्वी इस ऊर्जा को रिसीव करती है। यह ऊर्जा सामान्यतया फिक्स रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिससे इसमें परिवर्तन आता है। तो इसमें हम लोग दो कंडीशन को देख सकते हैं। पहली कंडीशन है पृथ्वी की कक्षा, और पृथ्वी की कक्षा इलिप्टिकल होती है, दीर्घ वृत्ताकार जिसको कहा जाता है। उस दीर्घ वृत्ताकार पाथ के कारण सूर्य से पृथ्वी एक ऐसा समय आता है कि सबसे नजदीक होती है, और एक ऐसा समय होता है कि वो सबसे दूर होती है। तो एक पृथ्वी की कक्षा, और दूसरा होता है सौर कलंक या सन स्पॉट्स। तो इन दोनों को हम समझते हैं कैसे होते हैं। ये पृथ्वी की कक्षा है, ये कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है, और इसमें ये वाला एक्सिस जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस पे दो फोकस बनते हैं, एक F1 और एक F2। तो सूर्य की स्थिति इसी फोकस पे है, यहाँ पे सूर्य स्थित है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक अवस्थिति है हमारे पृथ्वी की जो सूर्य से सबसे दूर है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपहिलियन या अपसौर की स्थिति, और ये होती है 4 जुलाई को। और एक स्थिति ऐसी है जिसमें पृथ्वी सबसे निकटतम स्थिति में होती है सूर्य के, इसको पेरिहिलियन या उपसौर की स्थिति कहा जाता है, और ये होता है 3 जनवरी को। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नजदीक की स्थिति में होती है, यानी पेरिहिलियन की स्थिति में होती है, तो टोटल जो रेडिएशन है वो 7% बढ़ जाता है। और जब सबसे दूर की स्थिति में होती है तो इस पे रेडिएशन 7% घट जाता है। तो ये टोटल रेडिएशन में 7% का अंतर आता है अपहिलियन और पेरिहिलियन की स्थिति में। और केवल पृथ्वी ही नहीं, जो चंद्रमा है या और भी ग्रह हैं, सबकी कक्षाएं इसी तरह से हैं। तो चंद्रमा के केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक शब्द है पेरिजी। पेरिजी मतलब कि जहाँ चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थिति में है, और दूसरा है अपोजी, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा सबसे दूर वाली लोकेशन पे है। तो इसी तरह से सारे ग्रह सूर्य के साथ संतुलित अवस्था में चक्कर लगा रहे हैं। ये दूरी की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है, और यहाँ पे 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। तो उपसौर और अपसौर में 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस आता है, और इसी कारण सूर्यातप की मात्रा में अंतर आता है। इसमें दूसरा कारण है सन स्पॉट। सन स्पॉट्स एक्चुअली सूर्य के फोटोस्फीयर पे
गहरे रंग के क्षेत्र होते हैं जिनमें प्रकाश की मात्रा कम निकलती है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनको और बड़े में जब हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। एक भाग जो होता है वो काफी ज्यादा डार्क होता है। डार्क वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं अम्ब्रा, और डार्क पार्ट के चारों तरफ एक हल्का शेडेड एरिया होता है। इसमें दिख रहा है इन दोनों डायग्राम में, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग पेनम्ब्रा। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा ये सोलर स्पॉट्स के एरियाज हैं और ये एरियाज इनमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि सूर्य के आंतरिक भाग में बहुत प्रचंड विस्फोट हो या और ज्यादा कुछ परिवर्तन हो, तो इनके कारण ये सन स्पॉट्स बनते हैं और इनके बनने की अवधि जो होती है लगभग 11 साल बाद ये बनते हैं और इसी अवधि को सौर चक्र कहा जाता है, जिसमें ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो जब ये सौर कलंक बनते हैं तो उस समय सूर्य की ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है और जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं या सौर तरंगे होती हैं बहुत ही बड़े अमाउंट में पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में पहुंचती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो इंसोलेशन हमको प्राप्त होता है उस इंसोलेशन की मात्रा दो कारणों से परिवर्तित होती है। पहला हमारा पृथ्वी की कक्षा के कारण अपहिलियन और पेरिहिलियन की स्थिति, और दूसरा हमारा सन स्पॉट। तो ये दो कारण हैं जिनसे पृथ्वी के ऊपर सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तन आता है। अब इसमें देखेंगे कि और कौन कौन से कारक हैं जो सूर्यातप की मात्रा को पृथ्वी की सतह तक आने में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें पहला कारण है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसके कारण सूर्यातप की मात्रा में परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, यानी अपने एक्सिस पे ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब एंगल बनाती है तो हम लोग इस पहले डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज द एंगल ऑफ अर्थ। इस एंगल पे एक्सिस पे पृथ्वी झुक के घूम रही है। अब इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूर्यातप की मात्रा में कमी हो जाती है। दूसरा कारण द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कहाँ सीधी पड़ती हैं, कहाँ तिरछी पड़ती हैं। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पे सूर्यातप अधिक पाया जाता है। कारण क्या है कि पृथ्वी के साथ हमारा वायुमंडल भी चलता है। तो जहां सूर्य की किरणों का तिरछापन कम होगा वहां पे एक तो क्षेत्र इसका कम होता है, यानी किरणें बहुत कम क्षेत्र को गर्म करती हैं। तो जब क्षेत्र कम होगा तो किरणों की तीव्रता बढ़ जाएगी और वही जब एरिया अधिक अमाउंट में होगा तो किरणों की तीव्रता कम हो जाती है। जैसे ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किरण पुंज है, ये एनर्जी का अमाउंट सेम है, लेकिन एक अमाउंट केवल इतने क्षेत्र को गर्म कर रहा है और दूसरे अमाउंट का एरिया बढ़ जा रहा है। तो जहां एरिया बढ़ेगा वहां सूर्यातप की मात्रा कम होगी। और दूसरा इसमें रीजन है कि जहां पे तिरछापन ज्यादा होगा, किरणों का एंगल कम होगा, वहां ये वायुमंडल की अधिक मोटी परत को पार करती हैं और अधिक मोटी परत को पार करने में क्या होगा कि जो वायुमंडल में हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये इन किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनके कारण भी इन किरणों की तीव्रता कम हो जाती है। तीसरा लेंथ ऑफ द डे। जहां पे दिन की अवधि लंबी होगी वहां सूर्यातप की मात्रा अधिक होगी। जैसे इसको हम फील करते हैं कि गर्मी के दिनों में जब दिन बड़ा होता है तो सूर्यातप हमको ज्यादा मिलता है और जब दिन छोटा होता है जैसे जाड़ों में तो उस समय सूर्यातप की मात्रा काफी कम होती है। जो चौथा कारण है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल कितना ट्रांसपेरेंट है इंसोलेशन के लिए और जो पृथ्वी से विकिरण जाता है उसके लिए। तो इस ट्रांसपेरेंसी को हम 3 रूपों में समझते हैं। एक, जहाँ पे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स ये सब ज्यादा हों, तो इनके कारण क्या होता है कि इंसोलेशन या शॉर्टवेव रेडिएशन तो चला आता है, लेकिन शॉर्टवेव रेडिएशन के बाद जब पृथ्वी गर्म होती है तो खुद ही रेडिएट करने लगती है, ऊर्जा का विकिरण करने लगती है और इस विकिरण ऊर्जा को ये डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब ये ऊर्जा लॉन्ग वेव में वापस जाएगी तो वायुमंडल में ये अवशोषित हो जाती है और इसका कुछ पार्ट पृथ्वी की तरफ ही वापस कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर रेडिएशन। और इस प्रक्रिया से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
और बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स से बहुत सारा स्कैटरिंग होता है या प्रकीर्णन होता है, और इस प्रकीर्णन के कारण प्रकाश कई रंगों में विक्षेपित हो जाता है। तो इसमें जो विजिबल रेंज होती है, जो दृश्य प्रकाश का रेंज होता है, उसमें नीला रंग या नीले से जो बैंगनी और जम्बुकी कलर होते हैं, जो विबग्योर हमने देखा हुआ है, तो विबग्योर में जो नीले रंग या नीले से जो छोटी तरंग दैर्ध्य है, उनका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है और वो पूरा प्रकाश वायुमंडल में फैल जाता है। तो यही कारण है कि नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो हमारा स्काई जो आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है। और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है, कारण कि लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है हमारे विजुअल रेंज में। तो यही कारण है कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल का स्कैटरिंग सबसे कम होगा और नीले का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, तो वो पूरा फैल जाता है वायुमंडल में। तो इसीलिए आसमान हमको नीले रंग का प्रदर्शित होता है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे डस्ट पार्टिकल या जलवाष्प के कण कम पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प के कण कम होने के कारण जो पार्थिव विकिरण होता है वो बड़े आराम से वायुमंडल को पार कर जाता है। तो इस कारण से मरुस्थलीय भागों में रातें ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट कारण द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, यानी अगर महाद्वीप और महासागर एक ही अक्षांश पे पाए जाते हैं तो महासागरों पे सूर्यातप कम होता है और महाद्वीपों पे सूर्यातप अधिक पाया जाता है। और इसको हम लोग देखेंगे इस मानचित्र की सहायता से। इसमें दो मैप हैं। ये पहला मैप हमारा शो करता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में सूर्यातप की मात्रा किस प्रकार से मिलती है, और दूसरा मानचित्र इसमें ये शो कर रहा है कि हमारे पृथ्वी के ग्राउंड लेवल पे सूर्यातप किस प्रकार से वितरित है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो उष्ण कटिबंध बनता है, यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, जहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, इस क्षेत्र में सूर्यातप की मात्रा सबसे अधिक है। और जैसे ही विषुवतीय क्षेत्र से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों की तरफ, तो सूर्यातप की मात्रा में कमी आने लगती है। ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय फैक्टर्स या पृथ्वी के जो फैक्टर्स हैं, पृथ्वी की शेप से संबंधित जो फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं, वायुमंडल के भी जो फैक्टर्स हैं, वो सारे इस पे एक्टिव हैं। इसमें जो ज्यादा इंसोलेशन के एरियाज हैं, पहले देखते हैं ये यहाँ पे, ये स्थलीय भागों में सबसे ज्यादा इंसोलेशन यहाँ प्राप्त होता है। कारण यदि इस एरिया को हम लोग एटलस पे देखें तो ये सारे के सारे डेजर्ट एरिया है, ये सबसे बड़े बड़े मरुस्थल हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ ऊपर में सहारा और ये अरेबियन और इवन भारत का थार डेजर्ट तक शामिल है। यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट, ये माजेव डेजर्ट। तो ये स्थलीय भागों में जहाँ भी सूर्यातप है वहाँ पे डेजर्ट अधिक है। सागरी भागों में सूर्यातप वहाँ पे ज्यादा पाया गया है जहाँ पे सागरी जल लगभग स्थिर है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, और प्रशांत महासागर का ये वाला भाग, ये दोनों तरफ। तो यहाँ पे सूर्यातप की मात्रा अधिक पाई गई है। अब हम समझेंगे कि हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्म होता है और किस तरह से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जो पहली प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन या चालन विधि। तो चालन विधि में ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के संपर्क में कणों के द्वारा ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी लोहे की राड को आग में डाल दिया जाए तो धीरे धीरे पूरी राड गर्म हो जाती है। कारण क्या है कि एक तरफ जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पूरा राड गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर का निचला भाग जो पृथ्वी के संपर्क में आता है, तो पृथ्वी के संपर्क में आने पे अर्थ हीट होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन से, और इस हीट का कुछ ट्रांसफर निचली लेयर्स में हो जाता है। क्योंकि वायु जो पृथ्वी के संपर्क में आती है, वायु के कणों में पृथ्वी का तापमान ट्रांसफर होता है, और चूंकि वायु पुअर कंडक्टर है हीट की, तो इसलिए बहुत ऊंचाई तक ये तापमान ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो ऊर्जा का ट्रांसफर केवल और केवल निचली लेयर्स में होता है। दूसरी प्रोसेस है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन या संवहन में वर्टिकल हीटिंग होता है। जैसे अर्थ पे कहीं पे ऊर्जा अधिक है तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर ये
दोनों तरफ ये फैल जाता है और ये प्रक्रिया मैक्सिमम होती है ट्रोपोपॉज तक, यानी कि जो कन्वेक्शन से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल और केवल विक्षोभ मंडल तक सीमित है। तीसरा प्रोसेस हमारा एडवेक्शन या अभिवहन। वायु जब क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग एडवेक्शन कहते हैं और इस एडवेक्शन के कारण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में वायुमंडल में बहुत ज्यादा मौसमी परिवर्तन होते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उत्तरी भारत में चलने वाली जो एक स्थानीय पवन है जिसको हम लोग लू कहते हैं, ये लू भी एडवेक्शन का उदाहरण है। वायुमंडलीय हीटिंग और कूलिंग की प्रोसेस में ये एडवेक्शन कन्वेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग समझेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में या पार्थिव विकिरण के बारे में। तो पार्थिव विकिरण में बेसिकली हमारी पृथ्वी किस तरह से विकिरण करती है, इस पे जो सूर्यातप आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है और इन लघु तरंगों के द्वारा सूर्यातप की मात्रा के कारण पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगती है और गर्म होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये ऊर्जा की मात्रा को मुक्त करने लगती है, लेकिन ये ऊर्जा की मात्रा जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। इस ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर बना हुआ है उस एटमॉस्फेयर में उपस्थित जलवाष्प और जलकण इस ऊर्जा की कुछ मात्रा को वापस पृथ्वी की तरफ भेज देते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर रेडिएशन, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण ही पृथ्वी का तापमान न बहुत बढ़ने पाता है न ही कम होता है। तो पृथ्वी जितनी ऊर्जा रिसीव करती है लगभग उतनी ही ऊर्जा वापस कर देती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर बराबर बना रहता है और इसी को हम लोग समझेंगे हीट बजट के रूप में कि कितनी ऊर्जा पृथ्वी पाती है और कितनी ऊर्जा इससे रिलीज हो जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं हीट बजट में। ये डायग्राम शो कर रहा है यहाँ पे पृथ्वी की वायुमंडल की अपर लिमिट है। ये पृथ्वी की सरफेस है यहाँ पे और ये वाला पूरा पार्ट हमारा एटमॉस्फेयर है। इसमें जो भी आंकड़े प्रयुक्त हुए हैं वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता जीटी त्रिवार्था के अनुमान पर आधारित हैं। तो त्रिवार्था ने माना था कि जो टोटल सोलर रेडिएशन आ रहा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में वो 100 यूनिट आता है और इस 100 यूनिट में तुरंत स्पेस को जो जाता है यानी पृथ्वी उसको यूज नहीं कर पाती, नहीं एटमॉस्फेयर यूज करता है, तो ये स्कैटरिंग के थ्रू 6% स्पेस को चला जाता है या 6 यूनिट चला जाता है और 27% या 27 यूनिट बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और 2 यूनिट इसमें पृथ्वी की सतह के द्वारा बिना एब्जॉर्ब किए ही परावर्तित कर दिया जाता है। तो इस 2 यूनिट को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, यानी पृथ्वी का एल्बिडो सूर्यातप की वो मात्रा है जो पृथ्वी बिना अवशोषित किए उसको परावर्तित कर देती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 35 यूनिट बिना यूज हुए ही वापस स्पेस को चली गई और 35 यूनिट के बाद जो 65 यूनिट है वो वायुमंडल ने और पृथ्वी ने उसको यूज किया, अवशोषित किया। ये 65 यूनिट जो पृथ्वी तक आता है 17% आता है स्कैटर रेडिएशन से और 34 यूनिट या 34% आता है डायरेक्ट रेडिएशन से। तो ये पृथ्वी टोटल 51 यूनिट या 51% एनर्जी को यूज करती है और 14% एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर ने। तो ये कुल मिला के 51 + 14 टोटल 65 यूनिट एनर्जी वायुमंडल और पृथ्वी के सतह के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन में जब देखते हैं कि अर्थ किस तरह से एनर्जी को वापस करती है, तो रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ ये 23 यूनिट रेडिएट होता है जिसमें 6 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और 17 यूनिट चली जाती है स्पेस को। इसी तरह से जो टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन है, जो संवहन होती हैं, जो विक्षोभ होते हैं, उनके द्वारा 9 यूनिट एनर्जी मुक्त होती है जो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और संघनन की प्रक्रिया में 19 यूनिट एनर्जी मुक्त होती है जो वायुमंडल रिटेन कर लेता है, वायुमंडल में ये एनर्जी पहुंचती है। तो अब पृथ्वी के द्वारा 23 यूनिट, 9 यूनिट और 19 यूनिट ये टोटल 51 यूनिट एनर्जी निकल गई। पृथ्वी द्वारा भेजी गई ऊर्जा में ये 34 यूनिट्स वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया और ये 34 प्लस ये 14, 34 प्लस 14 ये टोटल 48 यूनिट एनर्जी वायुमंडल ने स्पेस को वापस कर दिया और 17% डायरेक्ट। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 65 यूनिट एनर्जी फिर से हमारी स्पेस को वापस हो गई। तो 65 यूनिट यहाँ से वापस हुई, 35 पहले से जा चुकी है, तो 65 और 35
डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 100। तो पृथ्वी पे 100 यूनिट की एनर्जी आई थी और 100 यूनिट की एनर्जी फिर से वापस चली गई। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग हीट बजट या एनर्जी बैलेंस कहते हैं। इस एनर्जी को जब हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हैं तो ये लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है। तो लगभग 40 डिग्री उत्तर से लेके 40 डिग्री साउथ तक ये जो क्षेत्र है हमारा, ये नॉर्थ लैटिट्यूड, ये साउथ लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री। तो 40 से 40 तक जहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की तुलना में, तो इस जोन को हम लोग कहते हैं ये सरप्लस एरिया है, यानी यहाँ ऊर्जा का आधिक्य है। और उसके बाद 40 डिग्री अक्षांशों के बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अधिक होने लगता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की तुलना में, तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट जोन। तो पृथ्वी के ऊपर ही सतह पे कहीं पे सरप्लस जोन बनता है, कहीं पे डेफिसिट जोन बनता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर सरप्लस जोन से डेफिसिट जोन की तरफ होने लगता है। और ये ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये या तो विंड्स के रूप में होते हैं या तो फिर ये सागरीय तरंगों के रूप में होते हैं। जो प्रोसेस हमने देखी थी एडवेक्शन या अभिवहन, ये एडवेक्शन के ही रूप में होता है अधिकतर। अब हम लोग तापमान के बारे में समझेंगे। तो तापमान बेसिकली ऊर्जा का माप होता है जो डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा आती है इंसोलेशन से, सूर्यातप से। और सूर्यातप से आने वाली ऊर्जा जब पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो उष्मा की उत्पत्ति करती है या इससे हीट जनरेट होता है। और इसी हीट को मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर के स्केल पे। तो हीट एनर्जी है और टेम्परेचर इस एनर्जी को मेजर करने का एक मापक है। हीट में बेसिकली मोलेकुलर मूवमेंट होता है, कणों में गति होती है, जबकि तापमान ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा क्षेत्र कितना गर्म या कितना ठंडा है। इस टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, अक्षांश। तो जिन अक्षांशों में सूर्यातप अधिक है उन अक्षांशों में तापमान भी अधिक है, क्योंकि सूर्यातप और तापमान में सीधा संबंध होता है। तो जो विषुवतीय क्षेत्र हैं या कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहीं पे पूरे वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। तो विषुवत रेखा भले ही सबसे बीचों बीच है, लेकिन जो मैक्सिमम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है वो कर्क और मकर रेखाओं के नजदीकी क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाता है। विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरा फैक्टर द अल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता जाता है और ये पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। इसको कारण क्या होता है कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव विकिरण किया जाता है उस पार्थिव विकिरण से अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय भाग गर्म हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर चलते हैं ऊंचाई हमारी बढ़ती जाती है, पार्थिव विकिरण का प्रभाव कम होने लगता है और इस कारण से ऊपर तापमान कम होने लगता है। तीसरा कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सागर से दूरी। तो सागर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसके कारण जो क्षेत्र समुद्रों के नजदीक होते हैं उन पे भी सागरीय प्रभाव पड़ता है और उनकी जलवायु बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं होने पाती है। यानी गर्मी के दिनों में वो बहुत गर्म नहीं होंगे और ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाते। और ये प्रभाव जल भाग से दूर वाले भागों में ज्यादा दिखाई देता है। इसको कहते हैं द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता। यानी जो क्षेत्र जलीय भागों से समुद्रों से जितने ही ज्यादा दूर होंगे उनकी जलवायु में तापमान में अंतर बहुत अधिक पाया जाता है। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीय प्रभाव। चौथा कारक एयर मास और ओशन करंट। वायु राशियां बेसिकली एक बहुत ही बड़े क्षेत्रों पे विकसित होती हैं जिनमें तापमान और आर्द्रता की दशाओं में समांगता पाई जाती है। और ये वायु राशियां अगर ठंडे क्षेत्रों पे विकसित होती हैं तो वो ठंडी होती हैं, ये गर्म क्षेत्रों पे विकसित होती हैं तो वो गर्म होती हैं। तो जब इन वायु राशियों का मूवमेंट होता है, वो अगर ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्रों पे पहुंचती है तो वहां के तापमान को गिरा देती है। ऐसे ही गर्म वायु राशि जब ठंडे क्षेत्रों पे पहुंचती है तो वहां पे तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव होता है। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का ही परिवहन करती हैं, तो
इन महासागरीय धाराओं द्वारा जो गर्म जल धाराएं हैं, जब ये बहती हुई ठंडे प्रदेशों में पहुंचती हैं तो वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं, और जब ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। तो इनका भी प्रभाव पड़ता है तापमान के वितरण पे, और इन सभी फैक्टर्स का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है तापमान के वितरण पे। इस तापमान के वितरण को हम लोग मानचित्रों की सहायता से समझते हैं। इन मानचित्रों पे जिन रेखाओं को प्रयोग किया है उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म्स या समताप रेखाएं। ये समताप रेखाएं समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, और पूरे तापमान को जब हम देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी पे तो वो दो समय का लिया जाता है। एक लिया जाता है जनवरी में और दूसरा लिया जाता है जुलाई में। तो ये जो मैप दिख रहा है ये जनवरी का मैप है। इस मैप पे जो भी रेखाएं दिख रही हैं वे रेखाएं समताप रेखाएं हैं। इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें जो पहली चीज दिखती है कि ये थर्मल इक्वेटर है। जनवरी के समय में सूर्य लंबवत चमकता है 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी का मौसम होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होता है। तो इस मानचित्र को जब हम देखते हैं तो पहली चीज यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भागों का विस्तार अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। तो जहाँ पे स्थल और जल का वितरण असमान पाया जाता है, यानी या तो स्थलीय भाग ही बहुत ज्यादा हो या जलीय भाग ही बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ पे समताप रेखाओं के व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें समताप रेखाएं बहुत ज्यादा मुड़ी हुई हैं, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग हैं उनमें समताप रेखाएं लगभग अक्षांश रेखाओं के पैरेलल चलती हैं, और ये पैरेलल थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है जहां महाद्वीप और महासागरों का मिलन भाग आता है, वहां पे ये रेखाएं मुड़ जाती हैं। तो थर्मल इक्वेटर दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होने का मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, और वो इक्वेटर से जनरली थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इस मानचित्र पे हम देख सकते हैं कि ये आर्कटिक एयर मास का एरिया है, और आर्कटिक एयर मास होती है ठंडी, यहाँ पे भी आर्कटिक एयर मास का एरिया है। तो ये एयर मास धीरे धीरे जब मूव करती है तो देख सकते हैं कि टेम्परेचर को काफी ज्यादा डाउन कर देती है। तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण आइसोथर्म्स इधर को मूव किए हुए हैं, ये एक कारण। दूसरा कारण, इधर से गर्म जल धाराएं चलती हैं मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी तट की तरफ से। गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी यूरोपीय भागों का तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह से एक जलधारा चलती है क्यूरोसिओ जलधारा, जो साइबेरिया के पूर्वी भाग के तापमान को बढ़ा देती है। तो ये समताप रेखाएं इधर मुड़ी हुई हैं, कारण प्रभाव इन जलधाराओं का। इसी तरह से ये समताप रेखाएं यहाँ पे आके बहुत ज्यादा मुड़ी हुई हैं महाद्वीपों के किनारे। इसका कारण है यहाँ पे पेरू करेंट, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बेंगुला धारा। तो इन जल धाराओं के कारण तापमान में परिवर्तन आता है और समताप रेखाओं का व्यवहार उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम जुलाई की समताप रेखा को देखते हैं। तो जुलाई की समताप रेखाओं में देख सकते हैं कि जो थर्मल इक्वेटर हमने देखा था अभी नीचे, अब इस थर्मल इक्वेटर को आप ध्यान से देखिए, इसकी स्थिति कहाँ पे पहुंच जा रही है। ये अफ्रीका और इंडिया के उत्तरी भाग तक पहुंच गई है। और इस थर्मल इक्वेटर को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब हम भारतीय मानसून को डिस्कस करेंगे तो इसमें इस लोकेशन का यूज होगा। उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, और इस उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। तो गर्मियों के समय इक्वेटर और ज्यादा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जो समताप रेखाएं बनी हुई हैं उन समताप रेखाओं में लगभग सिमिलरिटी दिखती है। फिर कहाँ पे चेंज आता है, जहाँ महाद्वीप और महासागरों पे ये मिलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए लगभग ये अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। थोड़ा बहुत चेंज आया है जिन धाराओं की बात हमने की थी उन धाराओं के कारण, अदरवाइज ये लगभग समानांतर चलती हैं। यहाँ पे भी चेंज कहाँ आया है, जहाँ पे स्थल भूभाग और जल भूभाग मिलते हैं वहाँ पे चेंज आया है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर का बेल्ट है वो शिफ्ट कहाँ हो गया, उत्तर अफ्रीका और साउथ एशिया के ऊपर, और उसी तरह से उत्तरी अमेरिका के ऊपर। तो इन शिफ्टिंग का जलवायु के रूप में बहुत ज्यादा योगदान होता है। अब इन दोनों मैप को हम लोग एक साथ देखते हैं। एक साथ देखने का रीजन कि जब जनवरी के मैप को
देखते हैं तो जनवरी में थर्मल इक्वेटर ये है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करता है, जबकि वही जुलाई में कुछ इस तरह का चेंज हो जाता है। तो ये तापमान के बेल्ट की शिफ्टिंग को शो करता है जो सूर्य की आभासी स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और जाड़े के दिनों में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा मुड़ी हुई हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग समानांतर चल रही हैं। गर्मियों में भी हम देखेंगे जुलाई के समय में तो जो दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं हैं इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की समताप रेखाओं में परिवर्तन आया जाता है। जो जाड़े के समय पे बहुत ज्यादा बेंड थी वो अब गर्मी के समय पे उतनी ज्यादा बेंड नहीं है। और महाद्वीप या महासागर इन दोनों में ये समानांतर चल रही है अक्षांशों के, लेकिन इनमें परिवर्तन कहाँ आता है, जहाँ पे महासागर और महाद्वीप मिले हुए हैं उन पॉइंट्स पे ये मुड़ जाती हैं। ये मानचित्र शो करता है टेम्परेचर रेंज को। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर होता है उसको हम लोग टेम्परेचर रेंज कहते हैं। और ये रेंज हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है ये साइबेरिया का एरिया, यहाँ पे लगभग रेंज 60 डिग्री सेल्सियस की है। और इसमें जो सबसे न्यूनतम रेंज है दैट इज ओनली 3 डिग्री सेल्सियस का, ये पाया जाता है विषुवत रेखा के नजदीक, ये 0 है। तो विषुवत रेखा के नजदीक ये वाला जो जोन है इसमें तापमान का रेंज सबसे कम पाया जाता है। और सबसे ज्यादा तापमान का रेंज कहाँ पे पाया जाता है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में। और जो हमने इफेक्ट अभी पढ़ा था द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, जो महाद्वीपीय प्रभाव है उस प्रभाव के कारण यहाँ उत्तरी भागों में 40 डिग्री तक जा रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री तक जा रहा है। तो ये स्थान समुद्र से उतने ही दूर है। समुद्री क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे हैं उनमें तापमान में अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, कारण कि समुद्र का समकारी प्रभाव उनके स्थलीय भूभागों को प्रभावित करता है। अब हम समझते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को या तापमान के प्रतिलोमन को। तो तापमान के प्रतिलोमन में तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान की मात्रा में कमी होने लगती है। और ये हमने देखा था पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से कम होता है, जिसको नॉर्मल लाइफ रेट कहते हैं। लेकिन जब इन्वर्जन होता है तो ये टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो कर्व हम लोग ऐसे देखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में कि कुछ इस तरह से जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होने लगता है, ये शो करता है हाइट को, ये शो करता है टेम्परेचर को, ये ग्राफ। तो ये नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करते हैं, प्रतिलोमन की बात करते हैं, तो ये टेम्परेचर कुछ पहले बढ़ता है फिर ये धीरे धीरे कम होता है। ये पोर्शन हमारा क्या है, ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का रेंज है। ये किन किन दशाओं में होता है। पहली दशा जो सबसे फेवरेबल दशा भी होती है कि जिन क्षेत्रों में जाड़े की रातें बड़ी लंबी होती हैं और आसमान साफ होता है, तो उस समय जो पार्थिव विकिरण होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो पार्थिव विकिरण होने से पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, लेकिन वायुमंडल उसकी तुलना में कम ठंडा होता है। तो उस स्थिति में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो तापमान अधिक होता है। दूसरी सिचुएशन होती है पर्वत और घाटियों की स्थिति में। जैसे ये पर्वत और घाटियां, रातें ठंडी होती हैं पर्वतों में, तो पर्वतीय हवा जो ऊपरी भागों की होती है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। और इसका कारण है ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के इम्पैक्ट से ठंडी हवा नीचे बैठती है और इसी कारण इसको ग्रेविटी विंड या एयर ड्रेनेज कहा जाता है। और इस एयर ड्रेनेज के कारण जो ढालों पे खेती की जाती है या पौधे पाए जाते हैं वो पाला से बच जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अरेबियन क्षेत्र में कहवे की खेती की जाती है, ब्राजील पे की जाती है। ये सारे इन ढालों पे किए जाते हैं और ढालों पे किए जाने का कारण यही है कि इन एयर करेंट्स के चलते ये सारे प्लांट राष्ट्र से बच जाते हैं। और तीसरा ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पे इंसोलेशन वैसे भी बहुत कम होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत अधिक होता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अधिक होने के कारण पृथ्वी की सतह बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और ऊपर जाने पे तापमान हमारा बढ़ने लगता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें दो प्रश्न हैं आपके लिए जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। जो अभी हमने मैप देखा था उसमें जो एशिया साइबेरिया वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में
तापमान का रेंज था, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ये अंतर था। तो इस अंतर का कारण क्या है? वार्म ओशन करंट, गर्म जलधाराएं। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता का प्रभाव। तीसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसोलेशन की मात्रा प्राप्त होती है, सूर्यातप प्राप्त होता है। चौथा, यह एरिया पर्वतों और पहाड़ों से बना हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा सुटेबल आंसर है कि यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज सबसे ज्यादा है? आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जो लू चलता है, उत्तर भारत में, इस लू का मुख्य कारण क्या है? अभिवहन, संवहन, चालन और विकिरण। ये सारी प्रक्रियाएं हैं वायुमंडल में तापमान के स्थानांतरण की। तो इन प्रक्रियाओं में से एक आंसर है जो व्याख्या करता है कि लू क्यों चलती है। तो इस आंसर को भी आप कमेंट में लिखिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।